कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। मैं डॉक्टर का भी मेडिसिन ले रहा हूँ, या फिर डॉक्टर जो मेडिसिन कहते हैं कि इसको 7 दिन 10 दिन के लेना है, आपके वाला कब तक लेना है। डॉक्टर वाला मेडिसिन अगर ले रहा हो तो ये मुझे कैसे फायदा देगा। इस मेडिसिन के साथ डॉक्टर वाला मेडिसिन नुकसान तो नहीं करेगा। इस तरह के कुछ सवाल आते हैं। और भी अगर कोई सवाल आपके मन में है वो भी चैट बॉक्स में लिखें। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम कोई डायबिटीज, हार्ट के पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट्स को प्रोडक्ट देने वाले हैं और वो पर्सन पहले से अगर मेडिसिन ले रहे हैं, तो उनके सवाल कैसे होंगे और हम उसका जवाब कैसे देंगे। पहला चीज, हार्ट पेशेंट्स का एग्जांपल लेते हैं। और आप सबको पता है कि हार्ट की प्रॉब्लम में मेडिसिन काम कैसे करती हैं। और यहाँ पे भी वो पहला जो रूल है, प्रोडक्ट देना चौथा काम है। पहला काम काउंसलिंग है, दूसरा काम हेल्दी हैबिट्स है, तीसरा काम हेल्दी फूड हैबिट्स है, उसके बाद प्रोडक्ट देना। वही रूल लागू होता है। और हम बताएंगे कि हार्ट के पेशेंट्स को इस तरह का लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए, इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए, फूड हैबिट में चेंजेस लानी चाहिए, नमक कम खाना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, वेट को मैनेज करना चाहिए। एंड फाइनली, जो मेडिसिन आपको डॉक्टर ने लिखे हैं, एक बार बताएं कौन कौन सा लिखे हैं, उस मेडिसिन के साथ आप हमारे एवीवीटी जूस क्रिल वन, हार्ट वन को स्टार्ट कर सकते हैं। जनरली हार्ट पेशेंट या फिर बीपी के पेशेंट सुबह उठ के खाली पेट में एक बीपी की गोली लेती हैं। तो आपको अंदाजा हो जाएगा सुबह जो गोली ली जाती है पहली पहली बार, वो बीपी की गोली होती है। तो आपने उनको बता दिया कि सुबह बीपी की गोली लेने के 2-3 घंटे के बाद। इसलिए क्योंकि बीपी की गोली लेने के बाद जो एलोपैथ की मेडिसिन है वो लेने के बाद बीपी डाउन होके नॉर्मल हो जाएगा। साथ साथ अगर हमने हार्ट वन दे दिया तो हो सकता है, मे बी, हाँ मे बी, उनकी बीपी और थोड़ा सा कम हो जाए। इसीलिए सुबह की बीपी की मेडिसिन के 4 घंटे बाद उनको हार्ट वन देना है। आप एवीबीटी सुबह सुबह ही दे सकते हो, लेकिन हार्ट वन 4 घंटे के बाद देना है। सो दोपहर में ऑलमोस्ट 11-12 बजे के आसपास में आपने एक हार्ट वन दिया उनके लिए जिन्होंने सुबह खाली पेट बीपी की गोली ली। फिर रात को सोने से पहले फिर से आपने उनको हार्ट वन दे दिया। सुबह एबीबीटी दे दिया, रात को एबीबीटी दे दिया। साथ में आपने क्रिल वन सुबह एक बार खाने के साथ, शाम को एक बार खाने के साथ दे दिया। यह है कॉमन हार्ट से रिलेटेड बीमारियों का मेडिसिन। अगर इसमें उनका वजन ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो बाकी प्रोडक्ट भी आप ऐड कर सकते हैं। सो मेडिसिन का टाइमिंग हमें बताना है और हमें अभी लोगों को यह भी बताना है कि उनकी जो मेडिसिन है वो कैसे काम करती है, उसका क्या रोल है, हमारा प्रोडक्ट्स का क्या रोल है। जनरली एक पेशेंट दोनों को एक नजर से देखेगा, बल्कि उनके मन में यह सवाल आएगा, मैं फार्मेसी का गोली 200-300 में लेकर आता और इन्होंने मुझे 1200-1500 का हार्ट वन दिया है, यानी हार्ट वन ज्यादा काम करेगा, मुझे फार्मेसी की गोली बंद करनी चाहिए। ज्यादातर लोग यही सोचेगा। जो मेडिसिन है, जो दवाई है बीपी लो करने का, उसका काम है 8 घंटे के लिए ब्लड प्रेशर को कम करना, बस इतना ही काम है। 8 घंटे के लिए ब्लड प्रेशर को कम करेगा। हमारा प्रोडक्ट बहुत कुछ करेगा। पहला काम, हार्ट, हार्ट के मसल, हार्ट के वाल्व्स, हार्ट के अंदर जितने भी पार्ट्स है, ऑर्गन्स है, चैम्बर्स, उन सारे पार्ट्स को मजबूती देगा। खून की नलियों को मजबूती देगा। उसके चारों तरफ अंदर में जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, ब्लॉकेज को कम करेगा, ब्लड को थीन करेगा, लिपिड को बैलेंस करेगा, कोई भी आर्टरी हार्ट डिजीज है उसको भी दूर करेगा, और लंबे टाइम में ये हार्ट को बीमार होने से भी रोकेगा। यानी सारा काम काज करेगा जो हार्ट से रिलेटेड है। और ये धीरे 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 सारे प्रॉब्लम्स को ही खत्म कर देगा। तो यानी हम इसको 1 साल के लिए देंगे और उनको अपना मेडिसिन जिंदगी भर के लिए लेना होता। तो इस तरह से हम उनको काउंसिल करेंगे। एक और सवाल आएगा, वो लोग पूछेंगे कि ये इतना क्यों टाइम लेगा, या फिर 1 साल ही क्यों लेना है, और इतना महंगा क्यों है। इसमें हम जवाब देंगे। आप दिखा भी सकते हो, आप प्रोडक्ट लेके जाओगे उसको पीछे में दिखा देना कि आपने जो मेडिसिन ली हैं बीपी को कम करने का, लिपिड को कम करने का, उसमें सिर्फ ये मेडिसिन है। उसमें लिखा होगा एटोरवास्टेटिन, एम्लोडिपिन, वेरापेमिल, जो भी इस तरह से लिखा है।
अब बोलना है कि इसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है और इसका दाम इतना है। अब देखो हमारे प्रोडक्ट में अलग अलग फंक्शन के लिए हमने चार पांच मॉलिक्यूल्स डाले हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ भी दिखाना चाहूंगा। जस्ट गिव मी वन मोमेंट। हार्ट। विकास करो फर्स्ट। पहले एक और एग्जांपल देता हूं, उसके बाद हम हार्ट वन पे आएंगे। एंटी हाइपरटेंसिव। ये आपको दिख रहा है स्क्रीन? ये आपको स्क्रीन दिख रहा है? कोई एक जन बताना, आपको स्क्रीन दिख रहा है? हाँ यस सर, सर। दिख रहा ओके। है। ये कैटेगरी है, इसमें आप देखो बीटा ब्लॉकर लिखा है। ये एक क्लास है, इसमें एक ही मॉलिक्यूल आएगा, जैसे अम्लोडिपिन। ये एस इनहिबिटर्स है, इसमें एक ही मॉलिक्यूल आएगा। इसमें एंजियोटेंसिन 2, ये कैटेगरीज हैं, इसमें एक ही मॉलिक्यूल आएगा। कभी कभी दो मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करते हैं, और 10 टैबलेट का दाम आप 100 रुपए के आसपास में मान लो, और ये सिर्फ 8 घंटे के लिए काम करता है। उसके मुकाबले आप लोगों को दिखा रहे हो, ये हमारा हार्ट वन है। अब देखो इसमें कितने इंग्रेडिएंट्स हैं। उसमें एक ही इंग्रेडिएंट था, और वो एक इंग्रेडिएंट जो ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है, वैसा इंग्रेडिएंट आपको यहाँ में भी मिलेंगे। पहला कैटेगरी में हमने डाला अर्जुना, गार्लिक और जिंजर, और ये तीनों मिलकर हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा। गामा ओरिजिनल सलाई गूगल है, कोलेस्ट्रॉल को प्रोटेक्ट करेगा। एंटीऑक्सीडेंट्स, ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करने वाला, लिपिड प्रोफाइल को सही रखने वाला, ब्लड प्रेशर को कम करने वाला, एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ाने वाला, सारे एसेंशियल न्यूट्रिशन फॉर ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, और गट के लिए भी। तो उनके मेडिसिन का काम करने का तरीका है, 8 घंटे के लिए टेम्परेरी सोल्यूशन दिया, और ये सारे मॉलिक्यूल्स मिलके सारे ऑर्गन्स के सारे पार्ट्स को, सेल्स को, टिश्यूज को रिपेयर करके, रिजुविनेट करके, जो भी डैमेजेस हुई थी इसको रिवर्स करने की कोशिश करेगा। इसीलिए इसका मैकेनिज्म है प्रॉब्लम को जड़ से मिटाना। उसका मैकेनिज्म है 8 घंटे के लिए ब्लड प्रेशर को दूर करना। दैट्स द डिफरेंस। वो पिछले 20 साल से ले रहा है, 10 साल से ले रहा है, 5 साल से ले रहा है, और उसको लेना ही पड़ेगा। हमारा सिर्फ 1 साल ले ले, उसकी कंडीशन भी बेटर हो जाएंगी, और उसको बीमारी से भी राहत मिलेगी। सो एक तो हो गया कारण डिफरेंस, हमने बता दिया। दूसरा हमने टाइमिंग बता दिया। तीसरा सवाल आपके पास ये आएगा, तो फिर डॉक्टर क्यों नहीं लिखते? अगर इतना अच्छा डॉक्टर क्यों नहीं लिखते? आपने बताना है जो मेडिकल साइंस है। ये थोड़ा सा लंबा आंसर होगा, फिर आप अपने हिसाब से लोगों को सिखाना। जो मेडिकल साइंस है वो तो 3-4 हजार साल पुराना है, लेकिन जो खाना हम खाते हैं ये तो सदियों से आ रही है, जब से इंसान बना है। पहले कुछ हजार सालों तक लोगों को बीमारी होती नहीं थी, और उनका सारे जरूरत सिर्फ खाने से पूरा होता था। और खाना को हमेशा लोगों ने बेसिक नीड और जरूरत के हिसाब से देखा, वो इमरजेंसी का नहीं था, वो डेली और बेसिक नीड है। तो खाना को हमने खाने की कैटेगरी में रखा। जैसे जैसे हमारी लाइफस्टाइल बदलती गई, बदलाव आया, खेती बाड़ी सब कुछ चेंज हो गया, तो खाने में न्यूट्रिशन की वैल्यू भी धीरे धीरे कम होती गई। यानी आप सिर्फ 30 साल पहले का लंच और आज के लंच में कंपेयर करो, आपको क्या लगता है? चैट बॉक्स में लिखना। आज से 30 साल पहले के लंच में जितना न्यूट्रिशन मिलता था, आज के लंच में उतना ही न्यूट्रिशन मिलेगा, या फिर कितने परसेंट कम मिल सकता है? मुझे तो लगता है कम से कम 30% तो कम मिलेगा। 30% कम से कम। किसी ने तो बहुत ज्यादा परसेंटेज लिख दिया। 30 to 50% आपको कम आराम से मिल सकता है। ये जो न्यूट्रिशन कम मिलने लगा है, न्यूट्रिशन का जो रोल है, और न्यूट्रिशन के माध्यम से जो बीमारी को ठीक किया जा सकता है, ये मेडिकल साइंस ने अपने सिलेबस में डाला ही नहीं था।
क्योंकि तब ये बना नहीं था। जैसे जैसे लोगों ने इन चीजों को पता लगाया, जैसे जैसे हमारे सामने स्टडीज आई, रिसर्च आई, तो एक नया ब्रांच बना जिसको न्यूट्रिशनल साइंस कहा जाता है। तो ये मेडिकल साइंस के दायरे में आता ही नहीं है। मेडिकल साइंस के दायरे में आता है डिजीज एंड ट्रीटमेंट। न्यूट्रिशनल साइंस में आता है न्यूट्रिशन का रोल। एमबीबीएस के सिलेबस में न्यूट्रिशन का होता है कि ये विटामिन ये काम करता है, लेकिन ये नहीं होता है कि हम इस विटामिन को सिर्फ खाने पीने से कैसे ठीक करें, या फिर डिटेल स्टडीज नहीं होती कि लंबे टाइम में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी किस तरह से जेनेटिक्स तक जा सकती है, उसमें नहीं है। तो ये रीजन है कि डॉक्टर ये प्रेस्क्राइब नहीं करते। और डॉक्टर के पास एक प्रोटोकॉल है, डॉक्टर के पास एक कानून है, उनके पास एक किताब है कि अगर ये बीमारी हुई, ये उसके सिम्टम्स हैं, और ये मेडिसिन किताब में लिखी गई, ये मेडिसिन में लिख सकता हूं। और उन इस काम के लिए उनके पास फुल फ्रीडम है। अगर डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से किसी को साइड इफेक्ट होता है, डॉक्टर जिम्मेदार नहीं होंगे, अनलेस गलत प्रेस्क्रिप्शन डाल दिया हो। वो होता नहीं जनरली। तो उनका जुरिडिक्शन, उनका एरिया, उनके कामकाज के दायरा अलग है। न्यूट्रिशनल साइंस अलग चीज है। अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप लोग सोच समझ के जवाब देना। डॉक्टर्स मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करके लिखते हैं, आप लेमन के हिसाब से जवाब देना, आम इंसान के हिसाब से। डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन से जानबूझ के समझदारी से मेडिसिन आपको लिख के देता है, इतना साल पढ़ाई करके। और एक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट जो कोई भी दे सकता है। इनमें से इन दोनों में से ज्यादा खतरनाक कौन है, जो डॉक्टर ने लिख के दिया, या फिर जो हर इंसान आराम से दे सकता है? कौन सा ज्यादा खतरनाक है? आम आम इंसान की भाषा में आप जवाब दो। मैं चाहूंगा सारे लोग जवाब दें इसका। डॉक्टर। लेकिन ये बात लोगों को सोचने पर समझ में आएगा, अदरवाइज लोग सोचेगा अरे डॉक्टर ने लिख के दिया अच्छा होगा। आप कैसे दे सकते हो? अब आप इस बात को ऐसे समझो, ये इतना खतरनाक है कि इसको सिर्फ गिने चुने लोग ही बोल के देंगे आप ये ले सकते हो। इसीलिए इसको लिखना पड़ता है, आप नहीं ले सकते। और ये इतना सेफ है कि कोई भी बोल सकता है। यानी आप दुनिया का कोई भी ट्रीटमेंट पे हो, आप कोई भी दवाई खा रहे हो, उसका एक लिमिट है, इसके बाद आपको लेना अलाउड नहीं है, क्योंकि ये जानलेवा भी हो सकता है। हमारा वाला सप्लीमेंट, हमारा हर्बल न्यूट्रीजेनिक्स इतना सेफ है, इतना नेचुरल है कि आप 20 साल भी खा सकते हो, जिंदगी भर खा सकते हो, रोज खा सकते हैं। डॉक्टर के पास जानकारी नहीं है, और डॉक्टर हमेशा मेडिसिन के नजर से देखते हैं। डॉक्टर आपको कभी प्रेस्क्रिप्शन लिख के नहीं देखा, वो ऐसे लिखते हैं प्रेस्क्रिप्शन। एक मेडिसिन लिखा, उसके नीचे उसका डोज लिखेगा। फॉर एग्जाम्पल निमोसेलेट टैबलेट 50 mg, उसके नीचे होगा डोसेस, 1 टैबलेट ट्वाइस डेली इनटू 7 days, या फिर 1 टैबलेट ट्वाइस डेली SOS इनटू 7 days, यानी जब जब जरूरत हो। वो 7 दिन से आगे नहीं लिखेगा, या भी लिखेगा टू बी कंटिन्यू, लिखे भी गया, नीचे लिखेगा रिव्यू इन 1 week। सो डॉक्टर को चीजें उस तरह से दिखाई देता है, दे सी देम एज मेडिसिन एंड न्यूट्रिशन एंड ट्रीटमेंट। हमने आपको बहुत ही नेचुरल चीजें दी हैं, जो नेचुरल सोर्सेस से बनाई गई हैं। आप इसको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 90 दिन, 6 महीना, 4 महीना, 5 महीना ले सकते हैं। क्लियर ही है, क्लैरिटी है। अब आपको पूछा जाएगा इतना दिन लेंगे तो साइड इफेक्ट नहीं होगा? साइड इफेक्ट को समझाने के लिए आपको लोगों को एक और एग्जांपल देना होगा। आप सभी से भी मैं पूछूंगा, आप इसको जवाब देना है। मान लेते हैं आप यहाँ पे, हम सारे लोग ऑन एन एवरेज 40 साल की उम्र के हैं, और 40 साल से हम खाना खा रहे हैं, राइस या रोटी। और मुझे लगता है ज्यादातर हमने, हर बार हमने थोड़ा ज्यादा ज्यादा ही रोटी खाया होगा, ज्यादा ज्यादा चावल खाया होगा। क्या ज्यादा चावल खाने से कभी लिवर खराब हुई है? लिवर फेल हुआ है, किडनी फेल हुआ है? आपने किसी दिन सब्जी ज्यादा खा ली, बोला गैस्ट्राइटिस हो गया, इसके कारण मेरा नींद खराब हो गया, किडनी खराब होने लगी है। जो खाना प्रकृति में नेचुरली मिलती है, और जो खाना हम रेगुलर खाते हैं, जो नॉलेज इंफॉर्मेशन हमें हमारे पूर्वज से मिली है, वो नेचुरल है, गुड फॉर द ह्यूमन बॉडी, और उसको इंसान की बॉडी के लिए ही बनाया गया है। इंसान की बॉडी में एक बेहतरीन एडवांस फिल्टर सिस्टम है। बहुत बार ऐसा हुआ होगा, हमने
भर भर के खाना खाए हैं। यानी जनरली तो हम साग सब्जी कम खाते हैं, एवरेज में खाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है उस दिन हमने प्रोटीन बहुत ज्यादा खा लिया, विटामिन सी बहुत ज्यादा खा लिया, हमने बहुत सारा कैल्शियम भी खा लिया। उस दिन भी आपके बॉडी में टॉक्सिसिटी नहीं होगी, क्योंकि बॉडी के पास एक बेहतरीन मैकेनिज्म है, वो नेचुरल न्यूट्रिशन को जितना चाहे उतना रख लेता है, बाकी बॉडी से आसानी से बाहर चला जाएगा। ये जो नेचुरल फॉर्म है, ये और सिंथेटिक फॉर्म में एक डिफरेंस है, मैं आपको समझाऊंगा। आपने दूध पिया, दूध में कैल्शियम है, वो नेचुरल फॉर्म में है, और इसका इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए के पास है कि आपके बॉडी में जब ये दूध से कैल्शियम आएगा, ये बॉडी को बहुत आसानी से यूज होगी, और जो रह जाएगा वो बॉडी से बाहर चला जाएगा। अब मान लो हमने उसमें सिंथेटिक कोई भी कैल्शियम फॉर्म डाल दिया, कैल्शियम कार्बोनेट डाल दिया बॉडी, और हमने इसको लैब में सिंथेसाइज करके बनाया, या फिर किसी चीज से एक्सट्रैक्ट करके बनाया, वो जो अपने दूध में लिया, हो सकता है कैल्शियम वहां में भी, एग्जांपल दे रहा हूँ, कैल्शियम वहां में भी किसी सेम फॉर्म में हो, और हमने जो लैब में सिंथेसाइज के एक्सट्रैक्ट किया वो भी सेम फॉर्म में हो, लेकिन बॉडी के पास ये इंफॉर्मेशन है ये किसके साथ आया है, ये दूध में आया है या फिर गोली में आया है, टैबलेट में। बॉडी उसको जज करता है। जो नेचुरल फॉर्म में आता है बॉडी के लिए वो नेचुरल है। जो टैबलेट या कैप्सूल फॉर्म में आएगा, जो आर्टिफिशियल आएगा, टैबलेट या कैप्सूल फॉर्म कहना गलत होगा, क्योंकि अब दूध का पाउडर का भी कैप्सूल बना सकते हैं, तब ये बॉडी के लिए नेचुरली होगा। जो सिंथेसाइज्ड होगा, जो लैब में बनाया होगा, वो बॉडी समझ जाता है कि ये नेचुरल नहीं है, तो बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जैसे आपने देखा होगा हमने इसमें लिखा एक्सट्रैक्ट, यानी आपने किसी भी प्लांट से जूस निकाल के डाल दिया, आपने लेबोरेटरी में नहीं बनाई, आपने सिंथेसाइज नहीं किया। सिंथेसाइज का मतलब है बनाना। अब जो सिंथेसाइज वाला चीजें हैं, हर दवाई, ज्यादातर दवाई सिंथेसाइज्ड है। दवाई का मतलब जो हम मेडिकल स्टोर से प्रेस्क्रिप्शन से लिख के आते हैं, आपके सारे मेडिसिन जो आप लैब से लेके आते हैं, फार्मेसी से लेके आते हैं, वो बनाई हुई दवाई है, वो मैन मेड है, इंसानों ने बनाई है। और जो चीज हमने आपको हार्बो न्यूट्रिजेनिक्स में और हमारे डिब्बों में भर के दिया है, वो नेचुरल है, हमने पेड़ पौधे से लिया है। हमने इनफैक्ट हाइब्रिड प्लांट का भी इस्तेमाल नहीं किया। जैसे आपको फॉर एग्जांपल कुछ टमाटर छोटे छोटे मिडिल साइज के मिलेंगे, कुछ टमाटर बहुत बड़े मिलेंगे, हमने नेचुरल टमाटर ही लिया है। सो हमारे सारे नेचुरल फॉर्म है, आप इसको जिंदगी भर खा सकते हैं, नो साइड इफेक्ट एट ऑल। इसीलिए इसको प्रेस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। डरना है तो उनसे डरो जिसको लिखने के लिए 6 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है, जिसको लिखने के लिए लाइसेंस चाहिए, तो मुझे लगता है पिस्तौल से भी ज्यादा डेंजरस है। पिस्तौल के लिए आपने अप्लाई किया, आपको लाइसेंस मिल गया, लेकिन मेडिसिन लिखने के लिए आपको 6 साल पढ़ाई करनी पड़ती है। सो मेडिसिन को जब तक बहुत ही डरावने चीजों को नजर से देखोगे, तो लोग उतने ही हिसाब से मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। आपको मैं बताता हूँ, ये दुख की बात है, हर मेडिसिन के पीछे आपको दिखेगा, मैं ट्राई करूंगा, यहाँ पे एक मेडिसिन है, अगर यहाँ पे है तो उसमें, हाँ है, अगर आप देख सके तो यहाँ पे देखना। ये रेड कलर का जो बॉक्स है, एक रेड कलर का बॉक्स दिख रहा है आपको, डोम्पुरिडोन लिखा है ऊपर, रबुरिक डीएसआर, और नीचे एक रेड कलर का बॉक्स है। जी जी। ये दवाई एस्टोनिल लैब ने बनाया है, मेडिसिन की कैटेगरी में आती है, दवाई और ड्रग्स की कैटेगरी में। इसमें लिखा है शेड्यूल एज प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स। आप बताओ, सच सच बताना, कितने सारे लोग पेंटोप्राजोल डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन में लेते हैं या फिर खुद से लेते हैं? उसके डॉक्टर के उससे खुद से लेते हैं। डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पे लेते हैं। हर कोई गैस की गोली पूछ के लेते हैं डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन, या फिर खुद से ले लेते हैं? खुद से ले ऐसे भी लेते ले हैं सर। लेते हैं। हर घर में मिलेंगे आपको, लोगों को पता है, केमिस्ट वाला इसीलिए तो खुद दे बोले से देता है। पेन 40 पेन डी पेंटोप्राजोल खाना चाहिए। आपको पता यस। है जो रेड कलर में लिखा था इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, हमने जैसे कानून की धाराएं होती है ना, दवाइयों की भी धाराएं होती है, और एक धारा का नाम है शेड्यूल एच, उसमें भी शेड्यूल्स होते हैं। और यस। बहुत सारे दवाइयों को, बहुत सारे मेडिसिन को हमने इस शेड्यूल में रखा है। और ये वो दवाई है जिसको बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के आप खरीद नहीं सकते।
एक्चुअली यस में फार्मेसी वालों को पेंटोप्राजोल बिना प्रिस्क्रिप्शन का देना नहीं चाहिए। अभी तक का जो यस स्टडी है उसमें क्लियरली लिखा है, जो लोग रेगुलर पेंटोप्राजोल लेते हैं उनकी किडनी और लिवर दूसरे के मुकाबले 25% ज्यादा डैमेज होती है। यस और ये बड़ा कॉमन सा सिचुएशन आज के टाइम में आपको मिलेगा ही मिलेगा, किडनी खराब लिवर खराब, किडनी डैमेज लिवर डैमेज, किडनी डैमेज लिवर डैमेज, यही रीजन है। हमारा यंग फ्यूल 10 साल खाने के लिए भी प्रेस्क्रिप्शन नहीं चाहिए। आपने सुबह उठ के हमारे 5 गोली लेना उसके लिए भी प्रेस्क्रिप्शन नहीं चाहिए। आपकी बीमारी बहुत ज्यादा है तब भी आप हमारे प्रोडक्ट लेने के लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। जो कुछ भी हम खाते हैं वो हजम होने के बाद, मेटाबॉलिस होने के बाद किडनी की थ्रू से फिल्टर होकर बॉडी से बाहर जाती है। तो अगर किसी का किडनी खराब हो, डायलिसिस पे है, कोशिश करें उनको प्रोडक्ट सजेस्ट ना करें। पहला रूल। दूसरा रूल, जो लेडीज कंसीव कर चुकी है जिनके पेट में बच्चा है उनको सारा न्यूट्रिशन मदर के ब्लड से मिलती है। एक माँ जो कुछ भी खाएगी वही न्यूट्रिशन ब्लड से बच्चों के बॉडी में भी जाएगा। और जो बच्चा पैदा नहीं हुआ माँ के कोख में उसका लिवर अभी तक ठीक से बना नहीं है, किडनी ठीक से बनी नहीं है, तो ये सारा न्यूट्रिशन बॉडी बच्चे की बॉडी में जाने के बाद उसको भी लिवर और किडनी से बाहर आना होता है। सो अंडर डेवलप किडनी और लिवर जब इन चीजों को बाहर नहीं निकाल पाएगा उसके बॉडी में टॉक्सिसिटी हो सकता है। इसीलिए प्रेगनेंसी में हर एंटीबायोटिक नहीं खा सकते, हर पेन किलर यस नहीं खा सकते। तो प्रेगनेंसी में ध्यान रखें, सिर्फ हेमोफोर्टिन जो बॉडी को चाहिए, बच्चों को चाहिए, क्रिल जो बच्चों की ग्रोथ के लिए चाहिए, कैल्शियम जो बच्चों की ग्रोथ के लिए चाहिए, और प्रोटीन जो बच्चों की ग्रोथ के लिए चाहिए, यही रेकमेंड करें। सो प्रेगनेंसी में और जिनका किडनी खराब है इन दो को छोड़ के आप सबको सारे प्रोडक्ट रेकमेंड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ज्यादातर कस्टमर का जो मेजर कंसर्न होता है यहाँ पे खत्म हो जाएगी। आपको लोगों की डाउट कंफ्यूजन को दूर करना है, उनको सही नॉलेज और इंफॉर्मेशन देना है, फिर बोलना है, अब आप डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर है? सर, आयरन में और कैल्शियम में कितना गैप रखना चाहिए? आयरन और कैल्शियम का जो सही डोजेज और टाइमिंग है, यस आयरन सबसे अच्छा सुबह खाली पेट में एब्जॉर्ब होती है, बेस्ट एब्जॉर्प्शन। खाने पीने के बाद जनरली हमारे भारत के लोग चाय पानी पीते रहते हैं, जो चाय और आयरन अगर आपने साथ में लो उसका एब्जॉर्प्शन थोड़ा डिले हो सकती है। सो सुबह के खाली पेट आयरन बहुत अच्छा माना जाता है। और कैल्शियम रात को सोने के टाइम में जो दूध पीते हैं हम उसके साथ ले लो, क्योंकि दूध में भी कैल्शियम होता है। इस विटामिन डी के कारण दूध का कैल्शियम भी आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगी। थैंक यू सर। किसी ने पूछा डायलिसिस में मैन को दे सकते हैं क्या? डायलिसिस वाले पेशेंट को आप तभी प्रोडक्ट दे सकते हैं जब डॉक्टर ने उनको फूडिंग में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा है, यानी उनके खाने पीने में कोई रेस्ट्रिक्शन पाबंदी नहीं है, आप अपने हिसाब से खा सकते हैं। अगर डॉक्टर ने बोल के रखा है कि आप पानी भी इतना पीना है, आपको ये नहीं खाना है, इनफैक्ट किडनी पेशेंट्स को ये भी जानकारी होती है कि आप दूसरे डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन जब आप लोगे मेरे से कंसल्ट करके लेना, क्योंकि सब कुछ किडनी ने फिल्टर करना है, सो इट्स वेरी रिस्की। तो अगर कोई रोक टोक नहीं आप उनको फ्लैश वन दे सकते हैं। सो आई थिंक आपके ये सवाल का जवाब भी दे दिया। सर स्टोमक यंग फूल दे स्वेलिंग सकते हैं और किडनी वाले इन्फेक्शन, सर किडनी वाले को यंग फूल दे सकते हैं क्या? अगर डॉक्टर ने कोई रोक टोक नहीं रखा है तो दे सकते हैं। ओके। अगर डॉक्टर ने या इसका मतलब डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा अपना जो प्रोडक्ट है वो? हमारा प्रोडक्ट नहीं दिखाना पड़ेगा, डॉक्टर ने अगर उनको बोल के रखा है कि आप ये नहीं खा सकते, पानी भी लिमिटेड पीना है, खाना भी लिमिटेड खाना है, तो उनको कुछ नहीं देना है। और अगर अगर डॉक्टर ने उनको कोई रोक टोक नहीं किया कि आप हर कुछ खा सकते हैं तो आप दे सकते हैं। ओके, थैंक यू। वेट, एक और सवाल है प्रेगनेंसी में कौन कौन सा प्रोडक्ट, अभी मैंने बता दिया। एक और सवाल आया कि वेट बढ़ाने के लिए कौन से प्रोडक्ट दे सकते हैं। ये बहुत सिंपल लॉजिक है, मैं आपको वेट कम और बढ़ाने का दोनों का साइंस बताता हूँ। इंसान का बॉडी एक मशीन है। आप मान लो आप एक मशीन है, आप एक अच्छा सा ब्रांडेड बड़ा सा महंगा कार हो, मर्सिडीज हो आप, और आपका कार का माइलेज है 10 किलोमीटर। आपने 1 लीटर पेट्रोल डाला, आप 10 किलोमीटर चलोगे। तो आपको 50 किलोमीटर जाना था, आपने 3 लीटर पेट्रोल डाला, तो क्या होगा?
आप नहीं पहुंचोगे। और अगर आपने ज्यादा पेट्रोल डाला, 10 लीटर पेट्रोल डाला, तो आप बहुत लंबा जा सकते हो, आपके पास ज्यादा ईंधन एनर्जी रह जाएगी। इंसान के बॉडी में भी सिमिलर है। आप पूरे दिन भर में जितना एनर्जी खर्च करते हैं, अगर आपने उससे ज्यादा खाना खाया तो आपका वजन बढ़ेगा। पूरे दिन में आप जितना एनर्जी खर्च करते हैं, अगर आपने उससे कम खाना खाया तो आपका वजन कम होगा। तो वजन कम होने का सबसे बड़ा और कॉमन रीजन है कि उन्होंने अपना न्यूट्रिशन पूरा नहीं लिया। न्यूट्रिशन पूरा होने का मतलब सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं, सब कुछ ही लेना पड़ेगा। बैलेंस डाइट, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब कुछ होना चाहिए। तो पहला चीज है, वजन बढ़ाने के लिए आपको फूड इनटेक बढ़ानी होगी। बहुत बार लोग सही तरह से लंच नहीं करते, ब्रेकफास्ट नहीं करते, डिनर नहीं करते, भूख नहीं लगती, कमजोरी है, थकावट है। आप दिन में 10 कप चाय पीने का आदत डाला, आपका वजन अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि चाय से आपका भूख कम हो जाती है, फिर आप खाना कम खाओगे। तो बाहर का सब कुछ बंद करें, ब्रेकफास्ट बढ़ा ले, लंच भी बढ़ा ले, डिनर छोटा रखें। और ये दोनों सर मील्स में, ब्रेकफास्ट और लंच में, आप अपने खाने के बाद एड ऑन प्रोटीन भी रखें। सर मेरा क्वेश्चन रह गया था, वो है मेरे। आप दोनों खाने में प्रोटीन भी ऐड करें। ब्रेकफास्ट में आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, प्रोटीन ऐड करें। लंच के बाद आप प्रोटीन ऐड करें। सो वजन बढ़ने के लिए मसल ऑर्गन बड़ा होना चाहिए, मसल मास बढ़ना चाहिए, ऑर्गन मास बड़ा होना चाहिए, तो आपको प्रोटीन चाहिए। इसके साथ खाना खाने के बाद वो खाना बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए, काम करने के लिए, आपको दूसरे न्यूट्रिशन यानी सारे विटामिन भी चाहिए होंगे। सो पहला प्रोडक्ट भूख को बढ़ाने के लिए, लिवर वन कैप्सूल, लिवो वन टॉनिक भी आप ले सकते हो। खाने के बाद प्रोटीन पाउडर और मल्टीविटामिन, तो इससे भूख भी बढ़ेगी, न्यूट्रिशन भी मिलेगा, और प्रोटीन भी आपने एड ऑन के लिए, तो आपका वजन बढ़ेगा। और अगर वजन कम करना है, रिवर्स करना है, क्योंकि आपने खाना ज्यादा खाया तो वजन बढ़ा, मेहनत कम किया, तो डिनर को बंद करें, सिर्फ A1 लीन ले लें। अगर आप तीनों बार बहुत ज्यादा ज्यादा खाना खाते हैं और बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो आप A1 लीन दोपहर में भी ले सकते हैं, या फिर ब्रेकफास्ट में उसमें 2-4 फ्रूट्स ऐड करके आप उसको कंप्लीट ब्रेकफास्ट बना के भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप वेट को कम ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं होगा, आपको फूड हैबिट, लाइफस्टाइल, डाइट मॉडिफिकेशन और सप्लीमेंट्स, ये चारों चीजों को अपनाना है। एक सवाल आ रहा था अभी, किसी महिला ने कुछ सवाल पूछने की कोशिश की, किसी लेडी ने कुछ कहा। मैम, आप अपना सवाल चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। किसी ने सवाल पूछा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब तक आप अपना नाम पूरा नहीं लिखेंगे, मैं आपका सवाल नहीं लिखूंगा, क्योंकि मुझे ये नाम लेने में अच्छा नहीं लगेगा। किसी ने डायमंड लिखा है, फिर पता चला लोग आपके घर चले गए डायमंड लाने के लिए। तो आप प्लीज आप अपना सही नाम लिखें। विवेक पटेल ने एक सवाल पूछा, प्रोडक्ट्स इन डायबिटीज 1। हमने जो डायबिटीज 1 बनाया है, वो आप टाइप 1 में भी दे सकते हैं, टाइप 2 में भी दे सकते हैं, जेस्टेशनल में भी दे सकते हैं। साथ में एक लिवर 1 SBTC जूस। आनंद जी ने लिखा, एक पेशेंट को 25 साल से ENT की प्रॉब्लम है और माइग्रेन होती है, उसके लिए मेडिसिन बताओ। ENT की प्रॉब्लम, तो ENT एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें MBBS के स्टूडेंट्स MBBS पास करने के बाद 3 साल और पढ़ते हैं, उसमें बहुत कुछ आता है। तो आपको थोड़ा स्पेसिफिक बोलना होगा ENT के एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम है। माइग्रेन के लिए आनंद यादव जी, आप उनको ब्रेन वन दे सकते हैं, और हमारा कॉर्डिसिप कॉफी दे सकते हैं। हीरालाल जी ने पूछा है, एरियो में दर्द क्यों होता है। एरियो में दर्द होने का बहुत सारे कारण हो सकता है। जो सबसे कॉमन रीजन है, मैं आपको वो बताता हूँ। अगर उनका वजन, उनका उम्र 30 से ज्यादा है और फीमेल है, तो हो सकता है जो हिल की हड्डी है वो थोड़ा सा बढ़ने लगा होगा नीचे की तरफ, उससे पेन होता है। दिस इज रीजन वन। दूसरा, बहुत लंबे टाइम तक जब महिला खड़े होकर कोई ना कोई काम करती है, या फिर पुरुष भी एक ही पोजीशन में खड़े होकर बहुत देर तक कुछ करे, तब भी मसल क्रैम्प्स आ सकते हैं। तीसरा, मस्कुलर या फिर मसल टिश्यू की प्रॉब्लम, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम। सो ये रीजन होता है। तो आप उनका एक्सरे करने के लिए बोल सकते हैं, आप उनको एक ऑर्थो वन और एक यूरिक वन भी सजेस्ट करें। विश्व प्रकाश जी ने पूछा है, 20 साल की उम्र में हाइट ग्रो हो सकती है क्या। मेडिकल साइंस कहती है कि बच्चों की ग्रोथ 12-13 साल या 14 साल तक ही हो सकती है, अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। उसके बाद उनका ग्रोइंग फेज खत्म हो जाती है, तो चांस कम है।
रामानंद जी ने भी सेम ही सवाल पूछा है कि हाइट के लिए अगर 12 साल के पहले का कोई है, उनको आप मल्टीविटामिन जैसे A1 जूनियर एड ऑन करके प्रोटीन देना, ब्रेन वन देना, तो बढ़ सकती है। किसी ने लिखा, गीता जी ने लिखा, स्टमक में स्वेलिंग और इन्फेक्शन है। अगर इन्फेक्शन है तो आप उनको एंटीबायोटिक्स डॉक्टर्स दे ही रहे होंगे। आप GPM सिरप दे दीजिए, गट एंड पाइल मैनेजमेंट, एक लिवर वन दे दीजिए और एक AVBT जूस दे दीजिए। SBTC भी दे सकते हैं। प्रीति जी ने लिखा है कि 40 साल की उम्र का कोई है, फिट जलन, पैरों की जलन, आई बिलीव, स्वेल लिटिल, हैव डायबिटीज। ये डायबिटिक नेफ्रोपैथी भी हो सकता है, जो डायबिटीज के कारण होता है। किडनी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। आप उनको डायबिटल वन, फ्लैश वन और उम्र के हिसाब से एक अमेजिंग 40 भी दे सकते हैं। और रात को जब सोते हैं तो 2-3 तकियों को पैरों के नीचे रख के सोने के लिए बोलना। रतिराम चौधरी जी ने लिखा है, लंग्स की प्रॉब्लम है, व्हाइट पैचेस है। मुझे समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा से इंग्लिश में लिख सकते हैं। ब्लड प्रेशर के लिए किसी ने पूछा, हमने ऑलरेडी जवाब दिया, ABBT, हार्ट वन, क्रिल वन। डायबिटीज का भी हमने बोल दिया। अस्थाना में क्या ले सकता है, इनहेलर ले रहा है, एस्थमा, अपना आस्थाना लिखा। एस्थमा के लिए हमने 2-3 बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाए। एस्थमा इज ए ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, आप मान सकते हैं, इम्यून सिस्टम का गड़बड़ी के कारण A9 इज द बेस्ट प्रोडक्ट। उसके साथ में आप लंग्स फ्यूल ले लें, और दिन में 2 से 3 बार फिटनेस वन। अनिल जी ने पूछा, 1 साल के बच्चे को कौन सा प्रोटीन दे सकते हैं? 1 साल के बच्चे को बाहर से प्रोटीन देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। परजीत ने लिखा, डिहाइड्रेशन के लिए, डिहाइड्रेशन लिखा है, पानी पिए सर, ORS पिए, पानी पिए, दैट्स ऑल। यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन है, यूरिनरी ब्लैडर में 15 mm का स्टोन है, क्या दे सकते हैं? जब 8 mm का था तब फ्लैश वन दिया था, दोबारा अल्ट्रासाउंड करने पर 15 mm स्टोन आया जाए। विपिन जी, एक बार आप इसी में जवाब देना, आपने उनको कितना दिन फ्लैश वन दिया था, कैसे दिया था, और उनका खाने पीने का तरीका कैसा है? स्टोन, किडनी स्टोन बहुत बार सिर्फ पानी ज्यादा पीने से भी बाहर जा सकता है। सो हमेशा ध्यान रखें, किडनी स्टोन में, किडनी की बीमारी में जनरली जहाँ पे डॉक्टर खाने पीने में रोक टोक ना की हो, आप उनको पानी ज्यादा पीने के लिए दें। स्नायु पेन किसी ने लिखा है, पद्मा जी ने, नर्व की कोई भी प्रॉब्लम हो, ब्रेन वन देने से काफी है। कंचन जी ने लिखा है, आर्थराइटिस, आर्थराइटिस में आप ऑर्थो वन दे सकते हैं, कैल्शियम दे सकते हैं, क्रिल दे सकते हैं, फ्लैक्स दे सकते हैं। अगर ये यूरिक एसिड से हुआ है, आप उनके यूरिक वन और ऑर्थो वन दे सकते हैं। नीनी जी ने लिखा, 13 साल के बच्चे के बाल सफेद हो रहे हैं, अभी बच्चा 17 साल का हो गया, उनके क्या देना चाहिए? 13 साल में व्हाइट हेयर्स के बहुत सारे, ग्रे हेयर्स के बहुत सारे कारण हैं। मेडिसिन के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो सकता है। अब वो 17 साल का हो गया है, आप उनको एक हेयर वन दें, एक एवरीडे वन दें, और बालों पे एम्बोरॉन के शैम्पू और हेयर ऑयल लगाएं। शेरिंग जी ने लिखा है, शेरिंग तमांग, कि गोल ब्लैडर स्टोन में क्या दे सकते हैं? पहले आप लोगों को गोल ब्लैडर स्टोन का थोड़ा सा मैकेनिज्म समझाता हूं, समय कम है, थोड़ा फास्ट जाऊंगा। जब हम कोई चर्बी वाला खाना खाते हैं जिसमें ऑयल हो, फैट हो, उसको डाइजेस्ट करने के लिए बाइल जूस चाहिए, जो किडनी, जो लिवर बनाती हैं। सो लिवर बाइल जूस बनाती हैं,
थोड़ा सा गोल ब्लैडर में जमा रखती हैं और थोड़ा सा वो हमारे स्टोमक में रिलीज कर देती है डिओडेनम में, ताकि खाने में मौजूद फैट हजम हो जाए। जो फैट हम सुबह से लेकर शाम तक बार बार खाते कुकिंग में अलग अलग तरीके से। आपका कोई भी ड्राई फ्रूट्स भी फैट है, आपका कुकिंग ऑयल भी फैट है, समोसा भी फैट है, बटर भी फैट है, तो हम फैट्स लेते रहते हैं। जब कोई इंसान ज्यादा फैटी फूड खाता है, बहुत ज्यादा चर्बी वाला खाना खाता है, तो उसके रिस्पॉन्स में लिवर को बहुत ज्यादा बाइल एसिड बनाना पड़ता है, और ये एक प्रेशर वाला काम है। ये बियॉन्ड, यानी ये हद से ज्यादा बनाने की काम है। और लिवर जब बाइल एसिड बनाती है, वो सारा बाइल एसिड बना के एकदम से खाने के लिए रेडी नहीं कर सकती, यूज करने के लिए। ये बना के गोल ब्लैडर में स्टोर स्टोर करती है। गोल ब्लैडर से भी बाइल खाने की पाइप में आने का कनेक्शन है, लिवर से भी बाइल जूस डिओडेनम में आने का कनेक्शन है। जब आप ज्यादा ज्यादा फैट खाते हो और ये जब हमारे पेट में लंबे लंबे टाइम तक रहता है, जैसे खास करके डिनर टाइम में, इसके रिस्पॉन्स में बहुत ज्यादा बाइल बन के हमारे गोल ब्लैडर में रह जाता है। तो दो तरह का फंक्शन, एक हद से ज्यादा बाइल एसिड की प्रोडक्शन करना पड़ रहा है, दूसरा ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। ये दोनों कारण से आपका गोल ब्लैडर स्टोन होने का चांसेस बढ़ता है। तो पहला काम है हेल्दी फूड हैबिट, हेल्दी लाइफस्टाइल, डाइटरी मॉडिफिकेशन। फिर आप उनको वजन कम करने के लिए, डाइजेस्टिव फंक्शन अच्छा रखने के लिए प्रोडक्ट सजेस्ट करें। लिवर वन कैप्सूल, एसबीटीसी जूस, क्रिल वन, ये 3-4 प्रोडक्ट उनको हेल्प करेगी। किसी ने लिखा है पैरालिसिस के लिए क्या दें, हैदर अली। पैरालिसिस के लिए ब्रेन वन, अगर स्ट्रोक के कारण पैरालिसिस हुआ है, हार्ट अटैक के कारण हुआ है, तो आप उनको हार्ट वन और ब्रेन वन दोनों देना, साथ में अश्वा वन प्लस भी दे सकते हैं। प्रशांत जी ने लिखा है एक लेडी है, उनके जॉइंट्स में बहुत पेन होता है, सो इसके लिए आप उनको ऑर्थो वन, कैल्शियम, क्रिल वन, फ्लेक्स, ये सारा प्रोडक्ट दे सकते हैं। मिथिलेश जी ने लिखा है 16 साल की उम्र में बार बार फीवर आता है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इम्यून सिस्टम कम हो, बॉडी कमजोर है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है। तो स्वीट 18 उनके लिवर के फंक्शन के प्रोडक्ट, और एसबीटीसी, स्वीट 18, एसबीटीसी, लिवर वन। अगर लड़का है तो आप एवरीडे वन दे दो। प्रीति जी ने लिखा है अगर 70 साल का कोई बुजुर्ग है, उनका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब है, तो उनको क्या दे सकते, उनको भी ब्रेन वन देना है और कॉर्डिसेप कॉफी देना है। बलगम से ब्लड आता है, ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम हो सकता है, फिर भी आप उनको टेस्ट कराने के लिए बोलना। और हमारे प्रोडक्ट में आप एक लंग्स फ्यूल, एसबीटीसी गर्म पानी के साथ एक मल्टीविटामिन दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं हेड ऑफिस में हूँ, कुछ